Good afternoon everyone. Today we are going to discuss class 10 social studies exam जो कि आज हमारा हुआ है आरबीएसई का 2025 का दो एसएसटी का एग्जाम है। आज हम उसके बारे में एनालाइज करने वाले हैं। तो हम वन बाय हम क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन रहे हैं। तो देखिए क्लास, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है ग्यूजिपी मेजनी वॉज एन फेमस रिवोल्यूशनरी ऑफ द विच कंट्री। तो ग्यूजिपी मेजनी हमारे एक रिवोल्यूशनरी था, एक क्रांतिकारी था। वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था? तो उसका हमारा आंसर हो जाएगा इटली। ये हमारे जो व्यक्ति है ये हमारे इटली से बिलोंग करते थे, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इटली। एंड सेकंड क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सिस पावर। तो देखिए क्लास, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, दो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करें तो युद्ध लड़े गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा 1914 टू 1918 और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा था 1939 टू 1945। तो इसके बारे में पूछा गया। तो इसमें जो हमारा जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन इज द राइट आंसर। ब्रिटेन हमारे एक्सिस पावर के अंदर नहीं हुआ करता था, ब्रिटेन हमारे जो था अलायंस पावर के अंदर था क्लास। एंड तीसरा क्वेश्चन है इन विच ईयर द फर्स्ट कॉटन मिल वो सेटल इन बॉम्बे। तो बॉम्बे में हमारी जो पहली सेटअप की गई थी वो हमारी कौन सी थी? 1854। 1854 इज द राइट आंसर क्लास। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामचरितमानस, हु रोट द बुक रामचरितमानस। तो रामचरितमानस हमारे तुलसीदास जी होते हैं, तुलसीदास के द्वारा हमारे लिखी गई तो बुक है रामचरितमानस है। ये हमारे प्रिंट एंड कल्चर से जो हमारा चैप्टर है, हिस्ट्री का उस 5 नंबर चैप्टर से हमारा क्वेश्चन है। एंड शब्द वेलम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेलम? वर्ड वेलम। तो देखिए क्लास, वेलम के बारे में काफी बार बताया गया था। वेलम जो था हमारा एक हमारा जो एनिमल जो होता है, एनिमल की जो स्किन होती है उसके ऊपर जो लिखा जाता था उसको हम पार्चमेंट या फिर हम वेलम बोला करते हैं क्लास। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन है। When were the plants first included in the list of the protected species? तो क्लास, प्लांट्स को कब हमारे प्रोटेक्टेड स्पीसीज में डाला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991। 1985 के अंदर कुछ एक हमारे जो एनिमल्स थे, कुछ एक हमारे इंसेक्ट थे, उनको डाला गया था। अगर प्लांट्स की बात करें तो 1991 के अंदर हमारे ये हमारे ज्योग्राफी से हमारे क्वेश्चन है। ये बाय विच नेम इज द स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन इन आंध्र प्रदेश। तो ये आप क्लास 8 में पढ़ा, आपने क्लास 9 में पढ़ा, आपने क्लास 10 में पढ़ा। तो इसमें पूछा गया कि सर स्लेश एंड बर्न, अगर हम बात करें स्लेश एंड बर्न को हम जूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, हम एक तरीके से इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, और आंध्र प्रदेश के अंदर इसको पोड़ू नाम से जाना जाता है, पोड़ू या फिर पेंडा नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा टिकअप का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो क्लास मिनरल्स हम मेटेलिक या नॉन मेटेलिक पढ़ते हैं, तो माइका इज द राइट आंसर। माइका जो हमारा है क्लास, माइका हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स में हमारा कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोस्टल एरिया। इंडिया के कोस्टल एरिया की जो हमारे पूछी गई है, तो इसमें हम देखते हैं क्लास में कि इंडिया का कोस्टल एरिया आप सभी जानते हैं। तो क्लास यहाँ से ये जो कोस्टल एरिया की हमारा जो ये डिस्टेंस जो दे रखा है इसके बारे में पूछा गया है, इसके बारे में आपको बच्चों को अच्छे तरीके से कराया गया। तो हमारे समुद्री जो है ये हमारे कितना था? 7516। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्लास। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द बॉर्डर विद बेल्जियम। तो क्लास बेल्जियम के साथ में पावर शेयरिंग से क्वेश्चन हमारे पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है पावर शेयरिंग, उसका क्वेश्चन है। और बेल्जियम के बारे में इसमें एथनिक कंपोजिशन भी पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर हमारा फ्रांस हो जाएगा कि फ्रांस हमारे नेबरिंग कंट्री के अंदर इंक्लूड है क्लास। एंड ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच लैंग्वेज इज द मोस्ट स्पोकन है इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा हमारे हिंदी भाषा हमारे बोली जाती है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लास? हिंदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान, पुलिस कम्स अंडर द विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट। तो क्या पूछा है क्लास? 4 टाइप की लिस्ट आपको पढ़ाई गई थी। एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, एक हमारे रेजिडेंसी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उनके बारे में काफी बार बताया गया था कि यूनियन में सेंटर से संबंधित, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट से, कॉन्करेंट में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। रेजिडेंसी सब्जेक्ट हमारे जो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट विच डोंट फेल इन द यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, दोज आर कॉल्ड रेजिडेंसी सब्जेक्ट है। फिर संविधान के बनने के बाद में जो है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्लास? स्टेट लिस्ट इज द आंसर। तो जो पुलिस होती है हमारे इसके अंदर आती है क्लास। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो क्लास एनडीए के बारे में पूछा गया।
है ना। तो एनडीए जो है, एनडीए के माध्यम से कौन गवर्नमेंट बनाती है? अभी हमारी गवर्नमेंट बनती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है, इसका एक हमारा अलायंस है। अलायंस का मतलब ग्रुप ऑफ सम पार्टीज। तो ये हमारे इसमें निर्माण करती है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग गिवन द रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टी? यस क्लास, पॉलिटिकल पार्टी को जो रिकॉग्नाइजेशन है, मान्यता जो है कि सर ये आप जो है नेशनल पार्टी, आप स्टेट पार्टी है, इनको देने वाला हमारा कौन है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन हमारे पार्टी को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है क्लास। विच मेटल कॉइन्स डिड द इंडियन यूज एज अ करेंसी? तो देखिए क्लास, इंडिया में पहले अगर बात करें करेंसी में, तो हमारे सिल्वर भी हुआ करता था, गोल्ड भी था, कॉपर भी था। इन सभी की जो वैल्यू थी वो हमारे अलग अलग हुआ करती थी। पर जो कॉइन बनते थे ये हमारे सभी टाइप के जो धातु है या फिर जो हमारे मेटल है, इनके माध्यम से बनाई जाती थी। द डैम इज सिचुएटेड इन नर्मदा रिवर। तो देखिए क्लास, नर्मदा रिवर के बारे में हमारा सरदार सरोवर डैम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। और ये हमारे, आपको पता है कि नर्मदा जो रिवर है हमारी, एक तरीके से यहाँ से जाती है और इसके ऊपर जो डैम बना हुआ है उसका हमारा सरदार सरोवर डैम का नाम से। और ये इसका जो डैम का जो फायदा है ये हमें गुजरात को मिलता है, मध्य प्रदेश को मिलता है और राजस्थान, यानी ये जो तीनों ही है इसका हमारा जो एक तरीके से शेयर करते हैं क्लास। मोस्ट मॉडर्न मीडियम का टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का सबसे मोस्ट मतलब अभी के समय में तो सर ईमेल। ईमेल जो है ये हमारा मोस्ट मॉडर्न मीडियम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हमारा कहलाता है। व्हेन डिड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा, इसके बारे में हमारे चैप्टर नंबर 5 है इकोनॉमिक्स से, तो उसमें पूछा गया। तो क्लास 1986 इज द राइट आंसर ऑफ दिस, यानी सर कंज्यूमर कोपरा इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लास, यस क्लास, फिल इन द ब्लैंक। तो देखिए क्लास, अब आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सभी का सॉल्यूशन करके मैंने इसमें डाला है, हर एक क्वेश्चन को एकदम बेहतर तरीके से, ताकि इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे एक्सेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ताकि आप आराम से इसके बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए क्लास, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर नंबर 1 से। इन 1848 एक फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग। तो एक फ्रेडरिक सुयू यानी कि जब चैप्टर हमारा शुरुआत होता है, चैप्टर की शुरू होती है, तभी सबसे पहले जो आती है जो पिक्चर वो हमारे फ्रेडरिक सुयू के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीराकुंड डैम सिचुएटेड इन विच रिवर? तो महानदी रिवर। तो महानदी हमारी एक तरीके से पेनिनसुलर रिवर है। पेनिनसुलर रिवर महानदी के ऊपर हमारा एक तरीके से इसको सिचुएट किया गया है क्लास। तीसरा हमारा भूदान मूवमेंट वो स्टार्ट विद विनोबा भावे। विनोबा भावे वॉज द स्पिरिचुअल हायर ऑफ द महात्मा गांधी। विनोबा भावे जो थे हमारे महात्मा गांधी के एक तरीके से शिष्य थे और उन्होंने एक तरीके से भूदान मूवमेंट, भूदान का मतलब था भूमि का दान करना, भूमि का दान करने का जो मूवमेंट शुरू करा था हमारे विनोबा भावे जी ने करा था। ये हमारे जो क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर द बुद्धिस्ट। यस क्लास, जैसे श्रीलंका, इंडिया की अगर हम बात करें डाउन साउथ की तरफ, तो श्रीलंका एक कंट्री है, एक तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे जो सिंहाला जो थे, सिंहाला एक लैंग्वेज थी और सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले जो व्यक्ति थे उनका धर्म कौन सा था? वो सर बुद्धिस्ट धर्म से हमारे बिलोंग करते थे क्लास। नेक्स्ट, डैश सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए क्लास, बड़ा इजी क्वेश्चन है, मतलब आपने क्लास 8 में पढ़ा, अपने 9th में पढ़ा। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी जो सेक्टर है ये हमारा सबसे प्राथमिक सेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा ए लार्ज पार्ट ऑफ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी। यस क्लास, तो क्वेश्चन में पूछा गया, कुछ बच्चे इसके बारे में आंसर कर रहे थे सर इकोनॉमिक्स हो सकता है क्या, कुछ कह रहे थे। तो देखो क्लास, लार्ज पार्ट ऑफ देश इज आल्सो, ये आपकी जो चैप्टर है उसमें से लाइन उठाई गई है। आपका इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है अगर हम बात करें, तो मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती है क्लास, ये फॉरेन ट्रेड को क्या करती है? मैनेज करने का कार्य करती है क्लास। नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन, इन विच कंट्री वॉज द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हेल्ड? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में आप देखते हो सर, हमारे जैसे कि हिस्ट्री से एक क्वेश्चन बिलोंग करता है, तो उसमें हमने देखा गया था कि ब्रिटेन वुड थे, एक हमारे वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ाया गया था। तो कौन से कंट्री में थे? डेवलप कंट्री थी यूएसए। वाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? यस क्लास, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? ये हमारे 1878 में आया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय? तो देखिए क्लास, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऐसा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया था जिसके अंदर हमारे जो लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी कुछ ऐसी चीज़ें प्रिंट करते हैं जो उनको सूटेबल नहीं थी, उन सभी के लिए हमारी जितनी भी प्रेस जो होती थी उनको सीज कर दिया जाता था। उसके लिए एक एक्ट लाया गया था जिसको हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
कहते हैं क्लास। नेक्स्ट गुलामगिरी, बहुत ज़्यादा बार इसके बारे में डिस्कस किया गया था क्लास। गुलामगिरी जो बुक है क्लास 8 के अंदर भी हिस्ट्री में बताई गई है ना। तो ये ज्योतिराव फूले जो एक व्यक्ति था, उसने हमारे गुलामगिरी बुक को लिखा था। उसने समाज के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन हमें चलता हुआ आ रहा है। ये आपकी ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक, काफी बार करवाया है सुमांकर, है ना। ये एक व्यक्ति था सुमांकर, ये आपके तो उसने लिखी थी। तो ये हमारे एक बढ़िया इंटरनल क्वेश्चन है। इंप्लीमेंट द चिपको मूवमेंट्स इन योर एरिया। देखो क्लास, ये जो क्वेश्चन है एनालाइज करने वाला है कि अगर आपको चिपको मूवमेंट जो है हमारे हिमालय वाले रीजन में हुआ था, उसने ना सिर्फ एक तरीके से एफॉरेस्टेशन करा था, मतलब इसने काफ़ी सारे जो इम्प्रूवमेंट का काम करे, जिनके ट्री प्लांटिंग का जो कार्य है अगर हम बात करें, तो हम हमारे एरिया में किस तरीके से चिपको मूवमेंट को इनिशिएट कर सकते हैं, ट्री को प्लांट करके उनको मतलब एक तरीके से संरक्षण दे सकते हैं। ये सभी जो कार्य हमारे होते हैं इसके बताए गए हैं क्लास। नेक्स्ट रबी फसल, यस क्लास। तो पूछा जाए एनालाइज द रबी क्रॉप, एक नंबर की क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ लिखना होता नहीं है, एक लाइन या फिर एक शब्द में आंसर देना होता है। तो आप आराम से लिख सकते हैं सर रबी इज अ विंटर क्रॉप, है ना। रबी क्रॉप इज सोवन इन द नवंबर एंड दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन द मार्च टू अप्रैल। और दो कोई बतानी है तो वीट एंड ग्राम, ये दोनों के दोनों हमारी कौन सी क्लास रबी क्रॉप है। ये हमारे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है क्लास 10th में, ज्योग्राफी की जो बुक है हमारी। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द डेमोक्रेसी द बेस्ट इस क्लास। तो इसमें दे रखा है कि आप व्हाट डू कंसीडर डेमोक्रेसी, सॉरी व्हाई डू यू कंसीडर डेमोक्रेसी इज बेस्ट। डेमोक्रेसी को हम बेस्ट कंसीडर क्यों करते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड इक्वलिटी, फर्टिलिटी और एक तरीके से वोटिंग राइट हमें प्रोवाइड कराती है ना। तो डेमोक्रेसी के अंदर एंड रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। सबसे बड़ी बात यह सर हमारे ऊपर जो राज करने वाला, हमें जो गवर्न करने वाला है, वो लोगों के द्वारा चुनकर आता है। तो ये इसकी कुछ एक हमारी विशेषताएं देखने को मिलती है। इन ए डेमोक्रेसी टू whom बी रिप्रेजेंट बाय द मेजोरिटी, ये कहते हैं क्लास डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजोरिटी है वो किसको एक तरीके से रेस्पेक्ट करती है, तो माइनॉरिटी को। डेमोक्रेसी जैसे आज हमारे इंडिया के अंदर कोई पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसकी एक तरीके से मेजोरिटी है, तो हम दूसरे जो लोग हैं उनको भी क्या करते हैं, हम रेस्पेक्ट के तरीके से देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू राइट एनी टू इसेंशियल कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। सिंपल बात है, डेमोक्रेसी के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, है ना। तो डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है कि सर वहाँ पर इलेक्शन एकदम फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है लोगों के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इशू द करेंसी नोट्स इन इंडिया। तो कौन सा क्लास, आरबीआई जो है हमारे इंडिया के अंदर जितने भी जो नोट प्रिंट किए जाते हैं हमारे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यस क्लास WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम है, ये ज्यादा से ज्यादा कंट्री को हमारे क्या करना चाहता है क्लास, लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाना चाहता है और एक दूसरे के साथ में ट्रेड का कार्य, तो फ्री एंड फेयर ट्रेड। WTO चाहता है कि जितनी भी जो कंट्रीज हैं वो आपस में मिलजुल कर क्या करें, व्यापार करें, ट्रेड करें ज्यादा से ज्यादा। हाउ कैन यू यूज राइट टू चूज, तो ये क्लास हमारे कंज्यूमर राइट वाले से है। तो इसने बोला राइट टू चूज अधिकार से आप क्या समझते हो। राइट टू चूज का मतलब सर अगर हम कहीं पर भी कोई भी सामान परचेज करने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें राइट टू चूज का अधिकार है कि हम आराम से देखकर उसमें सामान को चूज कर हम लेकर आ सकते हैं, मतलब एक तरीके से चुनने का जो अधिकार है उसके बारे में बात की गई है क्लास। अब क्लास हमारा जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए हमारा फिनिश होता है और अब हम आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है उन सभी का जो सॉल्यूशन है मैंने एक तरीके से लिखा है ताकि आपको पीडीएफ के अंदर आप एनालिसिस बेहतर रूप से कर पाए। तो हम चलते हैं सेक्शन बी की ओर और एक एक क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं सर सोल्व करते हुए। तो क्लास इसमें पहला जो क्वेश्चन था आपका ये था, कंपेयर द जर्मेनिया है ना मेरिन, यानी कि सर ये तो हमारे जर्मनी की हो जाएगी, हमारी फ्रांस की हो जाएगी। क्लास 9 के अंदर आपने फ्रेंच रिलेशन पढ़ा है। इन दोनों में क्या पूछा क्लास, एल्गोरी। तो एल्गोरी ऑफ नेशन का मतलब था सर किस तरीके से हमारी एल्गोरी ऑफ द नेशन कौन है, भारत माता। तो हम इसके बारे में एक एक दो लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिन की। रिप्रेजेंट द फ्रेंच रिपब्लिक एंड सिंबलाइज द लिबर्टी एंड रीजन ऑफन डेपिक्टेड बाय रेड कैप, यानी कि सर एन ए सिंबल ऑफ द लिबर्टी एंड ट्राइकुलर फ्रेंच। ये बता रखे हैं कि सर फ्रांस के जो लोग हैं वो किस किस तरीके से हमारी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। हर इमेज वॉज यूज टू इंस्पायर द पेट्रोलिज्म, यानी कि देशभक्ति की जो भावनाएं हमारे इसके अंदर दिखाई गई है। तो इसके हमें 1 नंबर 2 नंबर का तो हमें इसके बारे में 2-3 की लाइन लिखनी है। स्टेटस द मेरिन वर इरेक्टेड ऑन द पब्लिक प्लेसेस इंस्टिल द सेंस ऑफ द नेशनल यूनिटी, और जिस तरीके से इनके जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर उनकी मूर्ति वगैरह लगाई गई एक तरीके से, और जो कॉइन वगैरह होता है स्टाम्प उनके ऊपर भी, जैसे हमारे गांधी जी की एक तरीके से
जो फोटो अंकित है हमारे करेंसी के ऊपर, वैसे ये। अब हम बात करते हैं जर्मेनिया। तो जर्मेनिया के बारे में बात करें तो रिप्रेजेंट द जर्मन नेशन सिमिलर यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। तो सर जर्मनी की यूनिटी और स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। सेकंड, ऑफन डेपिक्ट द क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यानी कि सर उन्होंने एक तरीके से ओक लीव का जो हमारा जो क्राउन पहन रखा है, जर्मन नाउ स्टैंड फॉर हीरोज में, और ये जो ओक है ये एक तरीके से हीरोज में के लिए हमारा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, एक्सप्लेन एनी टू कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन 1929। क्लास आप इसके बारे में क्लास 9th के अंदर भी आपने जैसे नाजिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी पढ़ा था, हमने क्लास 10th में पढ़ा कि सर कौन कौन से काफी सारे कॉजेज थे, उनमें से जो हम 2 की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश इन 1929। तो क्लास अमेरिका के अंदर उनका जो हमारा एक जो स्टॉक मार्केट होता है वो सारा का सारा क्रैश हो जाता है। सेकंड, द फेलियर ऑफ द बैंक्स व्हिच वाज इंपैक्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट क्रैश, मोर पीपल विथड्रॉ देयर सेविंग फ्रॉम द बैंक एंड लीडिंग द क्लोजर। और बैंक काफ़ी सारे क्लोज हो जाते हैं क्योंकि लोगों ने उसके चलते जितने भी जो रुपए थे उसको विड्रॉ करना शुरू कर दिया था क्लास। एंड आइडेंटिफाई द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक द कंपोनेंट एलुवियल सॉइल। तो क्लास एलुवियल सॉइल कौन सी होती है? हमको सबको पता है कि नदी के साथ में जो बहकर आने वाली जो सॉइल उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा, एलुवियल सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम द रिवर डिपॉजिट्स। सिंपल सी बात है, रिवर के साथ में जो सेडिमेंट्स आते हैं क्लास वो धीरे धीरे हमारे क्या बनाते हैं, एलुवियल सॉइल बनाते हैं। इज फर्टाइल एंड रिच इन मिनरल्स, इसकी फर्टिलिटी बढ़िया होती है और इसके अंदर अगर बात करें मिनरल्स होते हैं पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइमस्टोन, बट कैन बी डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। तो इसमें बता रखा है इसके अंदर हमारा नाइट्रोजन की क्या होती है क्लास, डेफिशिएंसी या फिर कमी देखने को मिलती है। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। तो देखो इसमें एक पिक्चर दे रखी थी कि घर के ऊपर एक तरीके से पाइप आ रहा है रेन वाटर को हार्वेस्टिंग के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द सिंपल प्रोसेस द टेक्नोलॉजी यूज टू कंजर्व रेन वाटर बाय द कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड कन्वेइंग द प्यूरिफाइंग रेन वाटर दैट रन्स ऑफ द फ्रॉम द रूफटॉप, है ना। तो यानी कि सर बारिश के पानी को हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जनरली हमारे राजस्थान के कुछ एक बेल्ट के अंदर अगर हम बात करें तो टांकास बनाए जाते हैं। टांकास क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज। तो ये हमारे वाटर रिसोर्सेज का जो चैप्टर उसमें बताया गया है कि किस तरीके से सेव किया जा सकता है। इन श्रीलंका रिलेशन बिटवीन सिंहाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्टैंड ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी, डिस्कस एनी टू पॉलिसीज। तो ये कहते हैं क्लास श्रीलंका के अंदर सिंहाला और जो तमिल कम्युनिटी थी उनके बीच में गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर जो रिलेशन थे उन दोनों कम्युनिटी के थोड़े से खराब होने लगे। तो ऐसी कौन सी पॉलिसी थी, तो मेजोरिटिज्म। तो देखिए क्लास मेजोरिटेरियन क्या थी, द गवर्नमेंट अडोप्टेड द मेजोरिटेरियन मेजर टू स्टेबलाइज द सिंहाला। एक तो उन्होंने क्या करा 1956 के अंदर जो सिंहाला जो लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका की। सेकंड, 1956 एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज द सिंहाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एंड डिसरिगार्डिंग तमिल, है ना, तमिल को इंपोर्टेंस नहीं दी। सेकंड, द गवर्नमेंट फॉलोड द प्रोफेशनल पॉलिटिक्स दैट फेवर द सिंहाला एप्लीकेंट्स। देखो पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज, है ना, तो इसमें क्या था कि सर ऐसी पॉलिसीज लेकर आते थे जिसके अंदर क्या बताया जाता था, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह है तो उसमें सिंहाला जो लोग थे या सिंहाला स्पीकिंग जो पीपल थे, बुद्धिस्ट थे, उनको ज़्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंस दी जाती थी क्लास। हाउ वॉज द लोकल बॉडीज ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मेड पावरफुल एंड इफेक्टिव एंड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 1992 एंड मेंशन एनी टू। तो देखिए क्लास हमारे संविधान के अंदर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया गया था, जिसके चलते यानी कि रूरल एंड अर्बन यानी कि दोनों में 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 73 एंड 74 स्ट्रेंथ द लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज का मतलब हो गया सर थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पर जैसे कि हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा हमारे कौन से थे इसमें लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट को एक तरीके से हमें स्ट्रेंथ देने के लिए कार्य किया गया था। इलेक्शंस मैंडेटरी एंड रिजर्विंग सीट्स फॉर द मार्जिनलाइज्ड द ग्रुप ऑफ द विमेन, और महिलाओं के लिए विमेन के लिए 1/3 जो सीट थी उसको क्या कर दिया गया क्लास, रिजर्व कर दिया गया था। नेक्स्ट, मेंशन एनी टू एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर की जो एक तरीके से एक्टिविटीज है तो की क्लास हमने इसमें पढ़ रखा है फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर आपको पता है कि सर जहाँ पर एक तरीके से टाइम टू टाइम सैलरी मिलती है अगर हम बात करें और टाइम टू टाइम काम होता है। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर होता है क्लास जैसे कि मजदूरी और जो वाले जो लोग हैं। तो देखिए क्लास यानी कि सर एक तरीके से इरेगुलर वर्कर्स द लोकल ट्रांसपोर्ट, शॉप, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, कम्युनिटी सर्विस लाइक द स्ट्रीट क्लीनिंग, स्ट्रीट वेंडर, ये सब के सब यानी सर ये जो लोग हैं ये सारे के सारे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर। तो क्लास इसमें जीडीपी के बारे में पूछा गया है। तो ये थोड़ी सी टेबल देखकर पूछे 2-4 बच्चे। अगर हम बात करें बोले सर ये कैसा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है
कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अबाउट द डेटा ईयर 2000 के अंदर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर तीनों को ऐड करना है। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका, जो हमारा क्या गलत है क्लास, हमारा एक तरीके से जीडीपी आ जाएगी हमारे इसमें। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट हाउ मच कंट्रीब्यूशन द टर्शियरी सेक्टर वाज मोर देन द प्राइमरी सेक्टर। तो सर इसमें दोनों में डिफरेंस निकालना है। 1,35,000 और यहां पर दे रखा है 52,000, तो जो डिफरेंस है वही हमारा क्या कहलाएगा क्लास, आंसर कहलाएगा 83,000। इसमें हमने क्या देखा क्लास, इन दोनों में इन्होंने पूछा है कि प्राइमरी सेक्टर और जो टर्शियरी जो सेक्टर है उन दोनों में डिफरेंस पूछा है। तो हमने क्या कर दिया क्लास, 1,35,000 से हमने 52,000 माइनस कर दिया, तो 83,000 इज आवर आंसर। ठीक है, तो ऊपर वाले में अगर पहले क्वेश्चन में तीनों को कैलकुलेट करना है, दूसरे में दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है क्लास। नेक्स्ट, लिस्ट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्लास इसमें बता रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर क्या क्या बेनिफिट हुए हैं। हम सभी जानते हैं क्लास काफी सारे बेनिफिट हुए हैं। अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी सर इंटरनेट के माध्यम से या फिर जैसे जो नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है इनके लेकर ऑफर सेवरल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द इनहेंस द कम्युनिकेशन। इसने किस चीज को इनहेंस करा है, किस चीज को बढ़ाया, कम्युनिकेशन को। इम्प्रूव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन जो है हम तत्काल रूप से कहीं भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, एक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। एफिशिएंसी इन द बिजनेस एंड एडवांसमेंट इन एजुकेशन। आज अगर हम बात करें, ये टेक्नोलॉजी के कारण पॉसिबल हो पाया है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और सारा का सारा जो पेपर है मैं सोल्व कर पा रहा हूं। यानी एजुकेशन के अंदर जो ऑनलाइन क्लासेस है, हमारे आईटी सेक्टर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है क्लास। अकॉर्डिंग टू यू विच पब्लिक फैसिलिटी डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड अस एंड डिस्कवरी टू। बहुत सारी है, गवर्नमेंट हमें ऐसी कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज है जो हमें प्रोवाइड कराती है क्लास, इसमें पूछा गया। तो आप देख सकते हैं स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स होता है, हेल्थ केयर है, आप देख सकते हो कि जैसे हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैनिटेशन है, साफ सफाई है, ये सारी की सारी फैसिलिटी। आपको कोई दो लिखनी है, कुछ भी लिख सकते हैं क्लास। अब हम आते हैं क्लास सेक्शन सी की तरफ, यानी अब आपके जो और वाले क्वेश्चंस आना शुरू हो चुके हैं। हाउ डिड द लीव्स ऑफ द वर्कर्स गेट अफेक्टेड ड्यू टू द एविडेंस ऑफ द लेबर। तो क्लास इसमें बता रखा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मार्केट के अंदर जब लेबर जो है हमारी एविडेंस में हो जाती है, एक तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में जब हो जाती है, तब लोगों की जो लाइफ है वो किस तरीके से इम्पैक्ट होती है, प्रभावित होती है। एन एविडेंस ऑफ द लेबर द मार्केट नेगेटिवली इम्पैक्ट वर्कर बाय द लीडिंग टू द लोअर वेजेस। तो देखिए क्लास, ज्यादा अगर मार्केट में लेबर होगी तो वेजेस जो है वो एक व्यक्ति को कम प्राप्त होंगे, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर बहुत ज्यादा है और डिमांड हमारे कम है। इंक्रीज इन जॉब इनसिक्योरिटी, लोगों के पास में जॉब की इनसिक्योरिटी रहेगी। एंड डिफिकल्टी फाइंडिंग वर्क एज वेल एज द पोटेंशियल लॉन्गर वर्किंग आवर एंड हार्शर द कंडीशन। यानी कि सर लोगों को वर्कर ज्यादा है तो एक व्यक्ति से ज्यादा घंटे तक काम कराया जाएगा और उनकी जो कंडीशन है वो हार्श होगी, मतलब एक तरह अपमानजनक स्थिति उनकी बन जाती है क्लास। इसी का सर और वाला क्वेश्चन हमें देगा, व्हाट इंपैक्ट डिड द इन्वेंशन ऑफ द 18th सेंचुरी हैव ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस। देखिए क्लास, 18th सेंचुरी के अंदर काफी सारे इन्वेंशन हुए थे। अगर हम बात करें क्लास, काफी, जैसे अगर हम बात करें स्टीम इंजन के बारे में बात करें, तो सुनिए क्लास, इन्वेंशन लाइक द स्टीम इंजन एंड टेक्सटाइल मशीन इन द 18th सेंचुरी रिवोल्यूशनाइज द प्रोडक्शन इनेबलिंग द मास प्रोडक्शन। तो क्लास उस समय के अंदर हमारे इन्वेंशन के कारण जो प्रोडक्शन था वो एक मास लेवल पर होने लग गया था, बड़े स्तर पर होने लग गया था, ज्यादा से ज्यादा चीजों का निर्माण होने लग गया था। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड लीडिंग टू द राइज ऑफ द फैक्ट्रीज ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज लाइक द टेक्सटाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन। यानी हर एक चीज के अंदर 18th सेंचुरी के अंदर हमारा काफी सारा परिवर्तन हुआ था, नई चीजें देखने को मिली थी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो क्लास आप सभी को पता है ये जो दो टाइप की जो हमारी चट्टानें होती है, जो एक तरीके से हमें रॉक्स देखने को मिलती है। इग्नियस रॉक्स क्या होती है, जैसे क्लास अगर हम बात करें, जैसे अर्थ है, तो अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है, यहाँ से वोल्केनो के माध्यम से मान लेते हैं कोई भी जो चट्टान हमारे निकली है, तो इस चट्टान को हम क्या कहते हैं क्लास, इग्नियस रॉक बोलते हैं। और सर यही चट्टान जब हमारे समय के साथ साथ में चाहे प्रेसिपिटेशन के कारण चाहे विंड के कारण यहाँ पर एक तरीके से इकट्ठी हो जाती है, मतलब टूट कर, तो ये हमारी कौन सी बढ़ जाती है क्लास, सेडिमेंट्स में हो जाती है। और यही हमारी क्या कहलाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। और ये एक समय के बाद में ज़्यादा जब एक तरीके से लेयर में डेवलप हो जाती है तो इसी को क्या कहते हैं, मेटाफॉर्मिक कहते हैं। तो ये एक तरीके से रॉक का साइकिल होता है, तो समझ लीजिए क्लास। इग्नियस रॉक्स फॉर्म द व्हेन द मोल्टन रॉक्स मैग्मा लावा कूल्स एंड सोलिडिफाई। यानी जब कोई लावा जो होता है ऊपर आकर एक तरीके से ठंडा हो जाता है तो वो एक तरीके से इग्नियस जो चट्टान है, जो रॉक उसका नाम लेता है
परिवर्तन हो जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स ओरिजिनेट व्हेन द पार्टिकल्स सेटल आउट बाय द वाटर एंड एयर। तो ये क्या कहते हैं क्लास, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है, जब सर इग्नियस रॉक हमारे समय के टेम्परेचर के कारण, प्रेसिपिटेशन के कारण, विंड के कारण धीरे धीरे जब टूट कर नीचे आ जाती है तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन योर ओपिनियन फेवर द व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड इन ए डेमोक्रेसी। यस क्लास, विदाउट पॉलिटिकल पार्टी ए कंट्री नेवर बी ए डेमोक्रेट। डेमोक्रेसी, अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ही नेसेसरी है। तो क्लास देखना, पार्टीज आर द पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। बिल्कुल, डेमोक्रेसी का पिलर कौन है, पॉलिटिकल पार्टी है क्लास। अदरवाइज तो सर हमारे फिर अगर बात करें डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है। पॉपुलर लीडर्स आर इलेक्टेड एज द रूलर, लीडर आर द इलेक्टेड द सर्व द पीपल। और जो लीडर होते हैं, जो पॉपुलर होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है और वो हमारी कंट्री को सर्व करते हैं। दोज हु वांटेड टू बी इलेक्टेड दे मस्ट सर्व बेटर, पार्टीज रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल पॉलिसीज डिवीजन इन अ सोसाइटी। तो क्लास ये जो लोग हमारे इलेक्ट होकर रहते हैं ये हमारे समाज और सोसाइटी के लिए बेहतर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन योर ओपिनियन इन द फॉलोइंग चैलेंज द पॉलिटिकल पार्टी। यस क्लास, तो देखिए क्लास अगर हम बात करें इसमें पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस पूछे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंज क्या, डायनेस्टिक सक्सेशन है अगर एक तरीके से हम बात करें, है ना। तो एक तरीके से इसमें पॉलिटिकल पार्टी के चैप्टर नंबर हमारा जो 4 है उसमें पॉलिटिकल पार्टी में एक तो डायनेस्टिक सक्सेशन में देखना होता है, एक इंटरनल डेमोक्रेसी, इसका जो आंसर हो सकता है प्रिंट नहीं होगा। तो देखिए इसमें दे रखा है कि सर इसमें क्या क्या चैलेंजेस है, ये देखो, चलो एक्सप्लेन करना है इसको। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है क्लास, पार्टी के अंदर कुछ एक जो पर्टिकुलर जो लोग होते हैं, जो टॉप के लीडर होते हैं, वही क्या करते हैं क्लास, पूरी की पूरी पार्टी को चलाने का कार्य करते हैं। पावर जो होती है सारी उनके हाथ में होती है। तो यहाँ पर क्या देखा है, ये देखिए, देयर आर द वेरियस रीजन द लैक ऑफ द डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टी, कंसंट्रेशन द पावर इन वन एंड फ्यू लीडर द टॉप। कि सर सारी के सारी जो पावर है वो पर्टिकुलर जो पर्सन होते हैं उन्हीं के हाथ में होती है। एंड डिटेल्स ऑफ द मेंबरशिप आर नॉट रजिस्टर्ड द पार्टीज। तो कौन कौन से मेंबर उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। नो ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स, यानी सर कोई भी किस व्यक्ति को इलेक्ट करना है, किसको आगे बढ़ाने के लिए कोई पर्टिकुलर मीटिंग नहीं है। एक जो पर्टिकुलर 1 से 2 जो पर्सन है तो सारा का सारा वही डिसाइड कर देते हैं। दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन। तो डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है क्लास, किसी एक ही परिवार के जो लोग हैं बार बार वही इलेक्ट होकर आ रहे हैं, या और एक नए व्यक्ति को कभी भी मौका नहीं मिल पा रहा है। वेयर द लीडरशिप आर इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब हो गया सर एक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी विद इन ए फैमिली। प्रेजेंट several challenges to the political parties and democratic principle, including undermining the merit-based leadership and constructing power in the limiting opportunity। यानी कि सर लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी जो होती है वो कम होती है और एक पर्टिकुलर जो लोग हैं सर वही जो लोग परिवार के लोग हैं वही बार बार उस पार्टी में आने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्लास, अश्विन, ये जो एक क्वेश्चन रहा आपका, अश्विन इज a student of the class 10th and he goes to the bank branch on a first time with his grandmother. There he have to fill a necessary detail on the grandmother to blank check on for case withdrawal present analysis। तो देखिए क्लास, उसको एक चेक है, चेक के अंदर उसको बेसिक डिटेल भरनी है। तो वो जो बच्चा है अश्विन वो क्या क्या डिटेल भरेगा आप खुद देख पा रहे हो, मैंने इसमें एक चेक लगाया है। तो आप चेक में देखो क्लास, यहाँ पर डेट आ जाती है, यहाँ पर जो हमें अमाउंट है वो भरना पड़ता है, यहाँ पर हमें उस वर्ड्स में लिखना पड़ता है क्या कुछ अमाउंट है ना। यहाँ अथॉरिटी के जो सिग्नेचर है, जिसके मालते दादी के नाम से जा रहा है उनके सिग्नेचर। तो ये सब की सब चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। तो आपको ये मेंशन करना था कि ये चीज़ें उसमें भरनी है। नेक्स्ट, ए पुअर वुमेन लिविंग इन ए स्मॉल विलेज एंड मैनपुरा टूक ए लोन फ्रॉम द फार्मिंग फ्रॉम ए विलेज मनी लेंडर। एक महिला जो है वो एक लोन लेती है एक मनी लेंडर से, जमींदार से। ड्यू टू द इनएबिलिटी to repay the loan on time, she had to sell some her ancestral land। वो जो है लोन नहीं चुका पाती है और उसको अपनी जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ता है। इन कॉन्टेक्स्ट दिस इंसिडेंट एनालाइज द क्रेडिट प्रॉब्लम इन रूरल एरिया। तो देखिए क्लास, रूरल जो एरिया है, ग्रामीण एरिया, तो सर वहाँ पर क्रेडिट का मतलब ही क्या है, लोन। तो वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है, तो हम कह सकते हैं सर वी शुड एक्सपेंड फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल लोन एक्टिविटी देयर, कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी देयर, सेल्फ हेल्प ग्रुप शुड बी देयर, है ना। तो इसमें बताया गया कि सर उस प्रॉब्लम से समाधान के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें वहाँ पर लिखना है कि वहाँ पर हमें बैंकिंग को बढ़ाना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ाना चाहिए, और जो इंटरेस्ट जो रेट है उसको थोड़ा क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो ये सब इसके अंदर आपको लिखना था क्लास। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इवेंट्स बिफोर द। ये हमारे देखो अभी हमारे बड़ा वाला जो क्वेश्चन आ चुके हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें आंसर तो ये इतना है लेकिन इसमें लिखना बहुत बड़ा है। इसमें मुख्य पॉइंट क्या है कि सर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो सर ये हमारे 1921 के अंदर
जनवरी में शुरू किया गया था, ठीक है ना। और इसको बाद में विड्रॉल कर लिया गया था 1922 के अंदर, फेब के अंदर। तो इन्होंने पूछा क्या क्या रीजन थे उसके, तो इसमें क्या था, रोलेट एक्ट 1919, एक तो क्लास एक रोलेट एक्ट आया था, तो आपको रोलेट एक्ट के बारे में पूरा लिखना था। ये मैं कुछ एक पॉइंट आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। रोलेट एक्ट क्या था उसके बारे में लिखना था कि सर क्या ऐसा कानून आया था जिसमें विदाउट ट्रायल भेज दिया जाता था जेल में। जलियांवाला बाग मस्कर, तो बताया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना था। एंड खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट क्या था इसके बारे में लिखना। आप चाहें तो चंपारण के बारे में लिख सकते हैं, आप चाहे तो अहमदाबाद कॉटन मिल टेक्सटाइल के बारे में लिख सकते हैं, है ना। काफी रीजन इसके बारे में आपको देखने को मिलते हैं। मैंने तो 2 से 3 रीजन डाले। तो आप सिंपल सी बात है, लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू क्यों किया, क्योंकि कुछ एक घटनाएं होगी। तो घटनाएं कौन सी है, यही वो घटनाएं हैं जिनके कारण लोगों ने शुरू करा था क्लास। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ नेशनल ऑल्सो डेवलप थ्रू द मूवमेंट्स एंड रिव्यू द इंडियन फॉल्टर। इंडियन फॉल्टर का मतलब क्या था कि सर हर एक जगह पर जाकर चीज़ों को बताना। तो हम कैसे माने कि इंडियन फॉल्टर के माध्यम से ये जो आइडिया होता है, देखिए क्लास रिविल द, जैसे कि अगर हम बात करें फॉल्टर, हमारे जैसे कि नेत्सा शास्त्री करके एक पर्सन थे जिन्होंने साउथ इंडिया इस वाले एरिया के अंदर हमारे काफी ऐसे टूर करे थे। इंडियन फॉल्टर प्लेड इन क्रूशियल रोल द फोस्टिंग द नेशनलिज्म, यानी सर आगे बढ़ाना। सर इंडियन फॉल्टर के माध्यम से राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी वो हमारे आगे बढ़ी थी, काफी टाइम तक विकसित हुई थी। एंड प्रमोटिंग ए शेयर्ड कल्चर आइडेंटिटी एंड प्राइड, तो लोगों को इसके अंदर एक तरीके से प्राइड महसूस हुआ। काउंटरिंग द कॉलोनियल नैरेटिव्स, है ना। काउंटरिंग का मतलब है कॉलोनियल जो नैरेटिव थे, जो कॉलोनियल जो चीजें लिखते थे उसको हमने क्या करा, काउंटर करा। काउंटर का मतलब विरोध करना या अपोज करना, हमने उनको अपोज करना। मोबिलाइजिंग द मास अगेंस्ट द फॉरेन रूल, मोबिलाइज का मतलब है सपोर्ट जुटाना, और हमने एक तरीके से काफी सपोर्ट जुटाकर फॉरेन जो रूल था उसका विरोध करने का कार्य करा था क्लास। नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी स्टिल पेट्रियर्कल इन विच ऑफ द वुमेन फेस द डिस्क्रिमिनेट डिस्कस द स्टेटमेंट। तो इसमें बता रखा है इंडिया में आज भी क्लास हमारे पेट्रियर्कल पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, हम कैसे मान सकते हो। तो आप आज देख सकते हो डोमेस्टिक वोलेंस के बारे में बात करें, आज भी अगर हमारे घर के अंदर बात करें तो क्लास मेल डोमिनेटेड फैमिली हमें देखने को मिलती है। हमारे पिता की जो बात है उसको ज़्यादा माना जाता है। तो इसमें दे रखा है, और अगर हम बात करें जैसे कि दहेज प्रथा को लेकर हमें काफ़ी सारे केस, महिलाओं के साथ में मारा बेटी का जो केस है ये भी हमारे सामने आता रहता है। ये सारे के सारे जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि सर आज भी हमारे यहाँ पर पेट्रियर्कल सोसाइटी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैव चूजन द मॉडल द सेक्युलर गवर्नेंस डिस्कस द स्टेटमेंट। तो बिल्कुल सही बात है क्लास। इंडिया में संविधान बना था, इसमें काफ़ी हमारा ध्यान रखा गया था चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को। तो उसमें देखेगा सेक्युलर स्टेट। तो सबसे पहले तो क्लास सेक्युलर स्टेट क्या होता है क्लास, तो देखिए क्लास सेक्युलर वर्ड का, सर नो ऑफिशियल रिलीजन। सर जहां पर किसी भी तरीके से ऑफिशियल रिलीजन हमें नहीं देखने को मिलता है ना। ए पर्सन कैन प्रैक्टिस, कोई भी व्यक्ति जो क्लास हमारे एक तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है किसी भी चीज को लेकर, प्रैक्टिस प्रोपगेट, है ना, प्रोपगेट किसी भी धर्म को हम फॉलो कर सकते हैं, किसी भी हम एक तरीके से जो हम जुलूस निकालना चाहते हैं एक तरीके से, ये काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है वहाँ पर वी शुड रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी, है ना। हर एक तरीके का जो धर्म है, जाति, उसका जो रेस्पेक्ट किया जाता है। यहाँ पर किसी भी तरीके से ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर किसी भी धर्म को एक तरीके से स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ, है ना। कानून की नज़र के अंदर हमारे सारे के सारे जो धर्म है वो सारे के सारे हमारे क्लास इक्वल है। अगर हम बात करें क्लास इसमें, तो इसमें क्या दे रखा है, लुधियाना। तो लुधियाना हमारा कहाँ है क्लास, पंजाब के अंदर है। जामनगर हमारा कहाँ है क्लास, गुजरात के अंदर है। कोची, ठीक है ना, तो कोची और हमारा मारमागांव का क्लास हमारे गोवा के अंदर है ना। तो ये जो सारे के सारे जो चीजें हैं क्लास, है ना, तमिलनाडु के अंदर, केरल। तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा क्लास, कोची। तो क्लास केरल में आपको कोची देखने को मिलता है। एंड अगर इसका सेकंड वाला क्वेश्चन अगर हम बात करें क्लास अमृतसर, तो अमृतसर भी हमारा कहाँ आ जाएगा क्लास, पंजाब में आ जाएगा। टुटीकोरिन कहाँ आ जाएगा, तमिलनाडु के अंदर आ जाएगा। अगर हम बात करें क्लास अहमदाबाद, तो अहमदाबाद कहाँ आ जाएगा, गुजरात में आ जाएगा। हल्दिया, हल्दिया कहाँ आ जाएगा क्लास, वेस्ट बंगाल। हल्दिया हमारा कहाँ आ जाएगा, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये जो मैप के जो आपके 4 क्वेश्चन जो इसमें आए थे, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, तो उनको हम किस तरीके से जो लोकेशन आपके मैप में अंदर दे रखे थे उसमें फिल करना था। तो सर ये आज हमारा जो SST का जो एग्जाम था उसका हमने अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिया। फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।